मैप है। 225 मिलियन ईयर पहले कैसा था पूरा, 150 मिलियन ईयर पहले क्या पोजीशन आया, 100 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, और ये आज की वर्तमान पोजीशन क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और मैप है, देखिए सेम, कि किस प्रकार से चीजें बदली हैं अलग अलग स्थान पर, और ये कब क्या हुआ था। तो आप स्क्रीनशॉट भी जहां जहां पर आपको नीट लगेगा वहां आप ले सकते हैं। हमारे पास तो ढेर सारे पिक्चर्स हैं आज, और यहाँ पर सबूत जो है, क्या क्या प्रूफ है इसका कि पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, तो वो कैसे हुआ होगा या फिर कैसे वो पता चल रहा है। इसके अलावा आपको चार्ट के माध्यम से प्लेट टेक्टोनिक जहाँ जहाँ पे दिखाई नहीं देगा वो समझा देंगे, इसलिए ये बनाने में थोड़ी सी टाइम लगी है। और ये अलग अलग प्लेट जो है वो बताएंगे। ये प्लेट का जो नाम है अलग अलग क्षेत्र में और पूरे वर्ल्ड में इनको माना भी जाता है। ये एक मैप है जिसमें प्लेट टेक्टोनिक पे बताएंगे कि कैसे एक ही मूवमेंट से कहीं पर खाई बन जा रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी बन रहा है, कहीं पर वोल्केनो बन रहा है। और ये भारत का मैप भी समझाएंगे कि इंडिया पहले विषुवत रेखा के साउथ में हुआ करता था। ये इक्वेटर वाली लाइन देख रहे, बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाली, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। तो भारत पहले विषुवत रेखा के दक्षिण में था, और कैसे धीरे धीरे भारत ऊपर की ओर आ गया। देखिए यहाँ से भी कर्क रेखा इस स्थान से भारत में गुजरती है, तो कैसे भारत यहाँ तक, देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन है इंडिया का, तो कैसे भारत वहां तक पहुंचा होगा ये भी आपको बताएंगे। ये मूवमेंट कैसे हुआ होगा भारत में, जो चीजें आपके दिमाग में भी रहता होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसमें शुरुआत प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से करना है कि ये प्लेट जो है ये क्या है। आप अलग अलग यहाँ पर मैप में प्लेट दिख रहा होगा, थोड़ा सा पिक्चर कट रहा होगा, तो जब पिक्चर कटेगा तो थोड़ा डाउन करके आपको दिखाना होगा। और ये जो प्लेट है अलग अलग आपको वर्ल्ड के मेजर और माइनर प्लेट है, तो ये क्या होते हैं पहले इस पर भी बात करेंगे आपके साथ में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जानना है कि आज का जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं वर्तमान में, जो आज का आप महासागर देख रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस देख रहे हैं, मतलब कोई भी अगर घटनाक्रम हो रहा है पृथ्वी पर, ये क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट छोड़ करके, जैसे साइक्लोन बनना, ये पार्ट अलग हो जाता है। एक दो कंडीशन है पृथ्वी पर। एक पृथ्वी के नीचे जो हलचल हो रही है, तो उसको ज्योग्राफी में एंडोजेनेटिक फोर्सेज बोलते हैं। पृथ्वी में जो अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोला जाता है एंडोजेनेटिक। और जो मूवमेंट पृथ्वी के ऊपर हो रहा है उसको एक्सोजेनेटिक बोलते हैं। अब आप अपने से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे। एंडोजेनेटिक का मतलब क्या क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि माउंटेन बन रहा है, मैग्मा बन रहा है, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज, नीचे पृथ्वी के नीचे काम हो रहा है। और क्या हो रहा है? ट्रेंच बन रहा है, कहीं पर खाई बन जाता है, सुनते से मैरियाना ट्रेंच। कहीं पर पठार बन गया, पृथ्वी के अंदर की क्रिया के चलते, प्लेटो मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस के चलते ये बन रहा है। भूकंप आना, अर्थक्वेक होना, वोल्केनो बन रहा,
ज्वालामुखी फटता है जहां पर, प्लेट का मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सारी क्रियाएं पृथ्वी के अंदर घटना घट रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र का तल चौड़ा होना, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं, ये पृथ्वी के अंदर हो रही है और एक पृथ्वी के बाहर होता है। तो जो पृथ्वी के बाहर हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो गया ये सारा चीज, माउंटेन चाहे वो किसी प्रकार का पर्वत बना हो, कहीं पर रिफ्ट वैली बन रही है, ये सारी चीजें एंडोजेनेटिक में आएंगी। और एक्सोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? जो ऊपर बन रहा है पृथ्वी के ऊपर। जैसे जब पृथ्वी के ऊपर घटनाएं हो जाती हैं तो यहाँ पर शुरू होता है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब टूटना, अपथैन, इरोजन, उसको लेकर के जाना, यानी कि अपर्दन। पृथ्वी के ऊपर अब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आ गया। देखिए, पृथ्वी के ऊपर मानसून बन रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ये सारी चीज ऊपर घटना घट रही है। अलग अलग हवाएं बह रही है, विंड, चाहे आप लोकल विंड पढ़िए, परमानेंट विंड पढ़िए, तो ये ऊपर में हो रहा है ना सारा कुछ। बारिश हो रही है, पृथ्वी के अंदर तो नहीं हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है। तो ये दोनों को बैलेंस करके ज्योग्राफी होता है। मतलब ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ विथ एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दोनों के मिलान से। लेकिन जब हम लोग जियोलॉजी बोल देते हैं ना, भूगर्भ विज्ञान, तो उसमें एंडोजेनेटिक पर हम लोग वर्क करेंगे। नीचे रॉक फॉर्मेशन, वो भी नीचे की घटना, ऊपर में बैठ करके नहीं हो रहा है, घटनाएं नीचे में घट रही है। चट्टान का बनना, मिनरल का बनना, कहीं पर यूरेनियम मिल रहा है, ये सब नीचे हो रहा है। और ऊपर जो घटनाएं घट रही हैं, इसलिए इसको एक्सोजेनेटिक बोलेंगे। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी जब से बना है पृथ्वी, उसका एक स्केल होता है। आप जब 250 मिलियन ईयर, 640 मिलियन ईयर, 100 मिलियन ईयर, 1 मिलियन में 10 लाख साल होता है। अब जैसे अगर हम बोलते हैं हिमालय, तो हिमालय को आप क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन बना कब? 65 मिलियन ईयर, मैंने ये भी 65 लाख साल पहले बना है। ये भी 65 लाख साल पहले बना है, हिमालय भी। तो आप के दिमाग में आता है कि वो यंग बोल रहे हैं। हिमालय को यंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो तो 65 लाख साल पुराना है। सिर्फ हिमालय को यंग नहीं बोल रहे, बल्कि हिमालय के साथ जो पैरेलल जो पर्वत बने, हिमालय के साथ जो पर्वत पैरेलल बने हैं, साउथ अमेरिका में, इधर में इस साइड में एंडीज बना है, इधर में रॉकी बना है, इधर में आल्प्स बना है, और ये भारत जब यहाँ पहुंचा भारत, तो इस जगह में हिमालय बना है। तो ये सारे माउंटेन जो है, इसको यंग फोल्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी तुलना में जो बाकी पर्वत है, अब जैसे ले लीजिए आप अरावली को, तो अरावली पर्वत तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख साल पुराना है, 570 मिलियन ईयर। तो एक 570 मिलियन ईयर पहले और एक 65 लाख साल, तो आप देखिए 65 लाख साल क्या एकदम यंग है ना, एकदम यंग है। तो ये जो माउंटेन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बोला जाता है,
अब सिद्धांत किसने दिया, पहला किसने किया, उसमें ज्यादा नहीं जाना है, सिर्फ इतना जानना है कि 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ये बताया रिसर्च करके कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है दूर जाना, महाद्वीप एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, मेंस में, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, इसके गुण और दोष को लिखे। व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक्सप्लेन इट विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपने बोला उसमें सबूत क्या है, और डिमेरिट का मतलब क्या हुआ कि आपकी सबूत में कहीं कमी नजर आती है। ये दो चीजें। तो और इसको सुधारने के लिए आजकल एग्जाम में जोड़ा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के दोष को बताते हुए भूविवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विद द हेल्प ऑफ डिमेरिट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दो चीजें हैं, हमने आपको दो वर्ड का यूज किया है। एक वर्ड यूज किया हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस, और दूसरा वर्ड यूज किया थ्योरी का। जब जब एग्जाम में हाइपोथेसिस शब्द रहे, इसको हिंदी में बोलते हैं संकल्पना, और थ्योरी सिद्धांत, दोनों में डिफरेंस होता है। जब एग्जाम में हाइपोथेसिस पूछा गया, अगर एग्जाम में वर्ड देखिएगा, इस संकल्पना का विवेचना करें, ऐसा अगर क्वेश्चन होगा, और इस सिद्धांत का विवेचना करें, दोनों में डिफरेंस पहले समझना होगा। जब कभी हाइपोथेसिस है, इसका मतलब है थिंग which is given by the scientist or anyone is right but no proof is there। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, संकल्पना का मतलब क्या हुआ, आपने जो कुछ बोला वो सही बोला, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। जैसे किसी ने बहुत पहले बोल दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए, बोलने का तो बोल दिए, इसलिए ये हाइपोथेसिस हो गया। और पहली बार अगर कोपरनिकस ने इसको सिद्ध किया कि क्यों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको सिद्धांत बोला गया। आर्यभट्ट ने जो बोला वो हाइपोथेसिस हो गया, बोला सही, आप सही बोल रहे हैं। अगर आप कोई चीज, चाहे विज्ञान का हो या सामाजिक विज्ञान का हो, अगर आप कोई चीज बोलते हैं और सही बोलते हैं, तो एग्जाम में समझना हाइपोथेसिस अगर दिया है मतलब इसको सिद्ध नहीं किया गया था, इसमें डिमेरिट्स जरूर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इफ देयर इज ए हाइपोथेसिस इट मींस देयर इज ए डिमेरिट बिकॉज नो वन प्रूव्ड इट। द हाइपोथेसिस इज नेवर प्रूव्ड बाय एनी साइंटिस्ट। और अगर एग्जाम में ये इसलिए बोल रहे हैं ना, मेंस के एग्जाम में शब्द को सबसे पहले पकड़ना है, और अगर बोला गया कि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, मतलब वो सिद्ध किया हुआ, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाइपोथेसिस में दिमाग लगाना है कि उनकी गलतियां पकड़ना है। अच्छा चीज तो उन्होंने बोला, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस बता ही नहीं पाए। तो हाइपोथेसिस के साथ हमेशा परीक्षा में आपको एक टेल रहता है, और ये बताता है कि सिद्धांत कैसे करेंगे। दोनों भाषा बोल रहे हैं, जयंती जी और भी रागिनी जी का मैसेज देख रहा था कि सिर्फ इंग्लिश मत बोलिए। देखिए, ये आप यूपीएससी और जीपीएससी परीक्षा पास करेंगे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो यूज करेंगे, ये सब कोई भारत में तो जरूरी चीज हो गया है। दोनों भाषा तो हम बोलते ही, और अगर आप समझ रहे हैं, सबसे बेटर होता है कि यू विल हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप हमारी बातों को समझते हैं तो अपने से अगर आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द ही लिखना है तो दिक्कत है, क्योंकि हम तो फिर
उतना आराम से अगर बोलेंगे तो वो फिर दूरदर्शन का लगेगा कि पुराना जमाना का समाचार पढ़ रहे हैं। DD1 वाला समाचार चैनल में देखिएगा, वो लोग बहुत आराम से समाचार पढ़ते हैं, इत्मीनान से, बीच में खाना भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ी सी कोऑपरेट करें और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी सामग्री आपको दें ताकि आप बेहतर हो दूसरे की तुलना में। एंड नॉट ओनली JPSC, in future if you are going to fight in UPSC and BPSC and other exam, you will definitely qualify. आप एकदम आराम से पास करेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि जो चीज़ों को आपको कोशिश किया जा रहा है तो वो करिएगा। तो हम जैसा बता रहे थे कि सिद्धांत जब रहेगा तो उसमें कोशिश करना है कि जो बोला गया है वही चीज को करना है। जिसे इसमें हमेशा क्वेश्चन कैसा देता है, महाद्वीपीय कभी कभी परीक्षा में लिखने वाले लिख देते, हो सकता है परीक्षक भी या क्वेश्चन बनाने वाले भी उतना डिफरेंस नहीं समझे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लिख देता, वो सिद्धांत है नहीं, जिसमें डिमेरिट आ गया और लिखा रहेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना क्या है, इसके दोष को बताते हुए भूवितरणकीय सिद्धांत को लिखिए। मतलब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पूछ रहा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, DRIFT जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दूर चले जाना, ड्रिफ्टिंग होना मतलब दूर चले जाना। तो क्या कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर चले गए थे, तो इसके क्या एविडेंस रहे होंगे। तो वेगनर ने इस सिद्धांत को, इस संकल्पना को जब प्रस्तुत किया तो उसने एक पिक्चर बनाया जिसको पेंजिया नाम दिया, पेंजिया, और बताया कि पहले एक ही भूखंड हुआ करता था, पहले एक ही भूखंड हुआ करता था जिसको पेंजिया बोलते थे, सिंगल लैंड मास था। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है और ये पेंजिया है पुराना, जिसमें अगर आज का भारत को खोजना चाहेंगे आप तो यहाँ पर आपको देखिए भारत नजर आ रहा है, इस जगह पर भारत नजर आ रहा है और इसमें ये बीच में अफ्रीका, ये वाला, ये उस समय का मैप है। ये जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था एक ही भूखंड था, उस समय का है। ये देखिए साउथ अमेरिका का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला देखिए नॉर्थ अमेरिका। पहले एक पंखा के जैसा देखिए, जैसे जो पहले एक वो हवादार पंखा आता था ना, आजकल तो जमाना चला गया ऐसे राउंड हो जाता था, वैसा टाइप का भी पंखा आप देखते होंगे अगर रूरल एरिया में रहते होंगे कि वो पंखा, ये वाला पंखा नहीं, सीलिंग वाला पंखा नहीं, वो एक तो फैन डायरेक्ट होता है और एक ऐसे राउंड हो जाता था। तो आप देखिएगा अगर, तो ये राउंड पंखा को आप देखिए यहाँ से अगर खोलते हैं, देखिए ये अमेरिका धीरे 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 ऊपर गया है ना, ऐसे ऐसे खुला, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। जब आप रिसेंट मैप देखेंगे देखिए ये अमेरिका इधर चला गया है और अभी अटलांटिक महासागर नजर भी नहीं आ रहा। आप देखिए यहाँ तो ये पूरा ज्वाइंट है, ये नजर, एक ही महासागर ये नजर आ रहा है पूरा सिंगल, जो ब्लू कलर दिख रहा है, और वो पैंथालासा था। तो हम इधर लिख दे रहे ना, वो था पैंथालासा। तो एक लैंडमास था पेंजिया और एक लैंडमास था पैंथालासा। ये दो चीज को पहले जानना है। तो जो वेगनर थे उन्होंने बताया कि पहले एक ही लैंडमास था और फिर ये टूटने के बाद दो लैंडमास में कन्वर्ट हो गया। एक लैंडमास का नाम उन्होंने दिया कि वो जो लैंडमास है वो गोंडवाना लैंड है और एक लैंडमास जो है वो अंगारा लैंड है। तो ये नामांकन किया उन्होंने। और यहाँ पर देखिए आप इस जगह पर, तो ये वाला, ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये अंगारा लैंड का है और नीचे वाला गोंडवाना लैंड का है। और ये देखिए पेंजिया जो ओरिजिनल, उससे भी एक पुराना मैप है, देखिए जो आपको दिखा रहे थे, ये पेंजिया है। देखिए उस समय में कोई स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है, उस समय में कोई भी स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है कि अफ्रीका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, तो कोई भी चीज क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। थोड़ा बहुत क्लियर जो है वो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस जगह पर,
थोड़ा बहुत। अगर आप इस पिक्चर को देखें, जो पहला पिक्चर है पेंजिया का, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं एग्जाम में जब लिखने के लिए आएगा, तो पेंजिया कैसा था। और यहाँ पर आप देखिए ये पेंजिया था, और पूरा जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये पेंथालासा था, ये पेंथालासा। तो आप सबसे पहले पेंजिया बताएंगे कि एक ही भूखंड था, और ये भूखंड जो था ये बाद में ये 250 मिलियन ईयर पहले, ये जो पिक्चर है ये 250 मिलियन ईयर पहले का मैप है। ये बनाने की कोशिश की गई थी वेगनर के द्वारा, और उसके बाद 200 मिलियन ईयर पहले ऐसा लुक आया। अभी तक भारत का पता नहीं चल रहा है 200 मिलियन ईयर पहले। 145 मिलियन ईयर पहले भी भारत का कोई शेप नजर नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे 145 मिलियन ईयर पहले भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो रिसेंट थोड़ा सा मैप आया, इसमें भारत का थोड़ा, यहां से आप देखिए, अब इस मैप में देखिए, इस जगह पर देखिए कि यहाँ से एक पोर्शन टूट करके इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। अब कौन किधर मूवमेंट किया ये आपको मैप से समझना है, और उसको आपको लिखना है अपनी भाषा में। तो यहाँ पर अगर पेंजिया से शुरुआत करते हैं तो दो भाग हो गया। बीच में देखिए ये बीचों बीच एक यहाँ पर ज्वाइंट जो नजर आ रहा है, ये ज्वाइंट यहाँ पर टूटा, और यहाँ बीच में तेथीज महासागर बना। जहां पर आज हिमालय आप देख रहे हैं, वहां पर तेथीज महासागर बना। तो ये तेथीज की डेवलपमेंट हो रही है। जैसे ही टूटा ये लैंड, तो पेंथालासा महासागर भी दो पार्ट हुआ। यहाँ बीच में देखिए खाली जगह नहीं है, और इस मैप में आपको खाली नजर आ रहा है जगह, जहां पर हमने लाइन एक खींच रखा है। इस जगह पर, इस लाइन के पास में, यहाँ पर तेथीज महासागर की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ पर एक नया महासागर बना, और यहां से अफ्रीका से एक पोर्शन देखिए ऊपर की ओर चला गया, जो लॉरेशिया, उसका दो नाम है, या तो उसको आप लॉरेशिया बोल सकते हैं, या उसको गोंडवाना लैंड बोल सकते हैं, अंगारा लैंड बोल सकते हैं, अंगारा या लॉरेशिया, और नीचे वाला पोर्शन को गोंडवाना लैंड बोलेंगे। उसके बाद देखें कि साउथ अमेरिका, फिर आप लिखेंगे कि अफ्रीका से साउथ अमेरिका किधर चला गया, वेस्ट की ओर। देखिए इसका डायरेक्शन इधर दिख रहा है, यहां पर देखिए, फिर देखिए इधर जा रहा है, साउथ अमेरिका वेस्ट की ओर जा रहा है। ये क्यों जा रहा है ये चीज नहीं बताए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, वेगनर ने ये चीज नहीं बताया, इसलिए इसके आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक समझाएंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्यों चला गया, कैसे प्लेट मैग्मा के मूवमेंट से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका आपको बताना है कि वेस्ट की ओर जा रहा है। इसी समय पर देखिए एक चीज और नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है आप देखेंगे तो ये पोर्शन जो है नीचे का, आप देखिए ये अंटार्कटिका, ये वाला पोर्शन देखिए ये इधर जा रहा है। अगर आप अंटार्कटिका को देखें तो देखिए अंटार्कटिका नीचे की ओर, यहाँ पर देखिए एक बाइफर्केशन शुरू हो गया। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक साथ टूटा अफ्रीका से, और ये टूटने के बाद यहाँ से एक पोर्शन नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ नीचे की ओर, ये अंटार्कटिका वाला पोर्शन है। अब आप इस नक्शे को अगर देखें तो देखिए ये आपका, इसके साथ में मैचिंग कीजिए लास्ट वाला मैप, ये अफ्रीका, बीच में अफ्रीका आपको नजर आ रहा है। ये पोर्शन जो आज का मॉडर्न जो हुआ है, इसमें इसको, इस मैप को चूंकि अलग अलग स्केल पर है, तो ये दूसरे मैप पर दिखाएंगे तो आपको क्लियर अफ्रीका नजर आएगा। यहाँ पर अफ्रीका है, और देखिए बीच में, जैसा हमने बताया कि ये बीच में इस जगह पर एक अटलांटिक महासागर बन गया। देखिए इसमें अटलांटिक महासागर नजर नहीं आ रहा, इसमें भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये टूटा, मतलब तकरीबन 145 मिलियन ईयर पहले ये थोड़ा टूट करके अटलांटिक का नक्शा तैयार हुआ। यहाँ पर देखिए चौड़ा हुआ है लगभग 60 मिलियन ईयर पहले। आप देखें यहाँ पर ये चौड़ाई हुई अटलांटिक महासागर की, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर पूरा, और आज भी ये हो रहा है।
एट प्रेजेंट टाइम भी अगर देखेंगे तो ये पोर्शन जो है पूरे ब्लॉक का ये इस ऑर्डर में मूवमेंट चल रहा है। मतलब ये तो पैसिफिक ओशन है, ये वाला, इसको अगर ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये पोर्शन इसके साथ पीछे जाकर के सट जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर है, ये तो इसलिए दोनों साइड पे दिख रहा है ब्लू कलर, ये पैसिफिक है। तो पैसिफिक पीछे जाकर के एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये मतलब नीचे में प्लेट क्या हो रहा होगा कि वो इसको इस साइड पुश कर रहा है ऐसे, और अमेरिका को पुश कर रहा है ऐसे। तो नीचे जब ये पुश कर रहा है दोनों को दो साइड में, तो ये अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, ये हर साल 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर चौड़ा हो जा रहा है, हर साल हो रहा है। और ये जगह किसका ले रहा है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसका नतीजा हो रहा है कि पैसिफिक महासागर जो है ये धीरे धीरे प्रशांत महासागर जो है वो क्या हो रहा है, वो मर्ज कर रहा है, वो छोटा हो रहा है। और जब आप इसको समझेंगे तो आगे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, अग्नि वलय का क्षेत्र क्यों बनता है, क्यों वहां पर बोला जाता है कि डेली ज्वालामुखी फट रहा है, डेली वहां पर अर्थक्वेक आ रहा है। तो आप इसी मूवमेंट से तय हो। अब आप देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो एक और मैप आपको हम दिखाते हैं, और वेगनर ने इन चीजों को जो बोला इसके लिए उसने कौन कौन सा सबूत दिया। तो कोई आदमी क्या सबूत दे सकता है, अगर वेगनर की बात की जाए तो वेगनर ने कौन कौन से सबूत दिए। तो कोई पुरानी चीज को आप बता रहे करोड़ों साल पहले का, तो आप सबूत में क्या दे सकते हैं, पहला दे सकते हैं कि आप चट्टान के बारे में बोल सकते हैं, रॉक के बारे में बोल सकते हैं। दूसरा आप फॉसिल्स के बारे में बोल सकते हैं, मतलब पुराने जो जीव जंतु थे उसके बारे में बोल सकते हैं। तीसरा आप किसी मिनरल के डिपोजिशन पर जानकारी दे सकते हैं, आप ये मिनरल ये है। चौथा कि आप ये बता सकते हैं कि पुराने समय में जब, इसको पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इसमें अलग से एक शॉर्ट नोट्स आता है इसलिए इसको हमने अलग से लिख दिया, और इसके बाद अभी समझा देंगे इसका मतलब क्या होता है, पूरा चुंबकत्व। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि समुद्र का तल के लिए वो स्प्रेड कर रहा है। और सबूत क्या दे सकते हैं आप सबूत दे सकते हैं कि जितने भी माउंटेन है, ये आया हुआ है मेंस में क्वेश्चन, why all the young-fold mountain are located along the boundary of the continent। जितने भी नवीन मोड़दार पर्वत हैं वो अपने महाद्वीप के किनारे ही क्यों पाए जाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में तो 3-4 बार पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, जेपीएससी में पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी मोड़दार पर्वत हैं वे अपने महाद्वीप के किनारे पर क्यों पाए जाते हैं। अब देखिए हिमालय को ही देख लीजिए, अंगारा लैंड वाला जो पोर्शन था उसका लास्ट किनारे पर बनाया जाकर के। रॉकी को देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में और प्रशांत महासागर के किनारे पे बना, मतलब कॉन्टिनेंट के किनारे पे बना एकदम। एंडीज पर्वत को देख लीजिए, साउथ अमेरिका में किनारे पर बना है। आल्प्स को देख ले, यूरोप में किनारे पर बना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी पर्वत आखिर क्यों पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर आपको प्लेट टेक्टोनिक पर बताएंगे। तो ये जो सबूत दिया गया, ये सबूत में क्या करना है। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, तो पहले तो आपको बताना है पेंजिया पेंथालासा कैसे बना, कौन किधर मूवमेंट किया, जो मैप में बता, और इसके समर्थन में कौन कौन सा सबूत हो सकता है। तो पहला सबूत आप ये हो सकता है कि जो चट्टान इस जगह पर है, यहां अगर ये टूटा है तो दोनों चट्टान की प्रॉपर्टीज एक होनी चाहिए। अगर ये टूट करके अलग हुआ है
तो दोनों चट्टान का उम्र एक होना चाहिए, प्रॉपर्टी एक होना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखिए, ये भी एक होना चाहिए। अगर रॉक एक साथ होगा तो इसका मतलब, ये सबूत दिया था, मतलब ये चीज का वो उन्होंने बताया था वेगनर ने कि इसका चट्टान और इसका चट्टान का उम्र समान है। इससे पता चलता है कि एक साथ होगा, पहला चीज। दूसरा कि उन्होंने ये भी बताया कि दोनों का जो बॉर्डर है उसको अगर आज के डेट में भी हम लोग फिट कर दे तो वो एक दूसरे से जाकर के, इसको जिगसॉ नाम दिया था, ZIGSAW, मतलब दोनों का बाउंड्री एक दूसरे में मैच करता है। अगर आप आज के भी किसी नक्शे को लेंगे तो आप देखेंगे कि मैच करेगा। कहीं पर भी आप देख ले, देखिए यहाँ पर देखिए इस जगह पर कि ये जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला पोर्शन, देखिए ये पोर्शन देखिए एक साथ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो टूटा है, इससे अफ्रीका से जब टूटा था तो आप देखेंगे कि यहाँ के चट्टान और ये चट्टान, ये दोनों चट्टान इक्वल आ गए। इससे पता चलता है कि दोनों एक साथ थे। इसी प्रकार से जो भारत में इस एरिया का चट्टान है, यहाँ का साउथ वाला वो, और यहाँ मेडागास्कर का चट्टान वो एक हो गया। इससे पता चलता है कि वो एक था। इसके अलावा इसमें उन्होंने एक फॉसिल्स की भी जानकारी दी कि अलग अलग क्षेत्र में जो फॉसिल्स पाए जा रहे वो एक ही समय के, जो जीवाश्म है पुराने समय के। तो उसका नाम जैसे देखिए यहां पर ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं, यहां लिख दे रहे, साइनो जेनेथ, ये जेनेथस, ये फॉसिल्स जो है ये अफ्रीका में यहाँ और साउथ अमेरिका में, ये पिक्चर से उन्होंने बताया कि देखिए दोनों एक जगह पर सेम पाए जाए। इसका मतलब है कि दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है और इसके बावजूद ये पा रहे, मतलब चट्टान और ये चीजें पहले एक ही साथ थी। तो ये एक प्रकार का ट्राइसिक रेप्टाइल्स है जो 3 मीटर लंबा होता है। ट्राइसिक एक काल है जिस काल में डायनासोर्स भी आए थे पृथ्वी पर। ट्राइसिक काल का एक रेप्टाइल जो तकरीबन 3 मीटर लंबा होता है, तो वो इस दोनों जगह पर मिलता है। और इसका कारण है कि पहले ये एक ही थे। इसी प्रकार से ये वाला जो आप ग्रीन कलर जो देख रहे हैं, ग्रीन वाला कलर को, ये वाली कलर, और ये कलर देखिए ऑस्ट्रेलिया तक गया है और इसमें थोड़ा सा भारत को भी टच किया। मैंने, अगर आप यहां से देखें इस कलर को, तो ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये देखिए यहाँ से इंडिया होते हुए और ये अंटार्कटिका में गया, और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया को भी टच कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भी बता रहे हैं आपको। ये आपका कुछ ऐसे फॉसिल्स पाए जा रहे हैं जो ये बता रहा है, जिसमें ग्लोसोपेट्रिस है, ये एक पौधा का एक फूल होता है, यहां लिख दे रहे नाम, ग्लोसोपेट्रिस। और ये जंगल, जो जंगल होता है तो जंगल में पाया जाता है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे जोन में पहले एक डेंस फॉरेस्ट रहा होगा और जो टेक्टोनिक मूवमेंट के बाद पृथ्वी के अंदर चला गया होगा। और यही कारण है कि इस पूरे जोन में जो, मतलब
कोयला कोयला जो है बड़ी संख्या में पाया जा रहा है। आप अगर देखें तो कोयला जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसी अंदाज पर आज अंटार्कटिका में रिसर्च हो रहा है कि वहां पर कोयला का बहुत बड़ा भंडार होगा। आप देखते होंगे भारत ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला मंगा लेता है। हमारे यहाँ पर भी जो कोयला मिल रहा है, यहाँ पर जो कोयला मिल रहा है, सारे की उम्र अगर देखिए तो सारा का उम्र कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस है। ये एक उम्र है। इसी काल का कोयला भारत में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में मिलता है। जबकि ये पूरे उत्तर पोर्शन के जो कोयला है वो बाद में बने, उसको पर्मियन काल का कोयला कहा जाता है, वो बाद में बने। तो वो कोयला का निर्माण बाद में हुआ, इससे जानकारी मिल जा रही है। दोनों की मूवमेंट अलग अलग थी। इसके अलावा एक फॉसिल्स एविडेंस है जो जिसको लिस्ट्रोसॉरस कहा जाता है, लिस्ट्रोसॉरस। और ये अगर आप देखेंगे तो इंडिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका में, देखिए ये टूटा है तो ये तीनों जगह पर मिल रहा है कि उम्र का लिस्ट्रोसॉरस, लिस्ट्रोसॉरस आप लिखेंगे नाम उसका। एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स है जिसको मेसोसॉरस कहते हैं, और ये देखिए सिर्फ यहां पर मिल रहा है फ्रेश वाटर, इस जगह पर, इस जोन में। तो ये एविडेंस उन्होंने शो किया कि जो फॉसिल्स है वो अलग अलग क्षेत्र में क्यों पाए जा रहे हैं। इसका कारण है एक ही काल के फॉसिल्स। इसका कारण है कि कभी ना कभी सारे कॉन्टिनेंट एक साथ रहे होंगे। जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ रहे होंगे, और यही कारण है कि आज वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक बार फिर से इस मैप पर आइए तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए मेसोसॉरस जो के बारे जो बात कर रहे थे, और इसकी अलग अलग यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें कुछ विशेष फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। इसमें आप नाम लिख लेंगे मेसोसॉरस का या लिस्ट्रोसॉरस का, जो अभी आपको बता रहे थे लिस्ट्रोसॉरस का, या सैनेकोनेथस का, जो अभी आपको बताए सैनेकोनेथस का, या ग्लोसोपोटन्स का, जो ग्लोप्सोटेरिस था उसका भी नाम लिख लेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्र में ये पाए जा रहे हैं। इस मैप को भी आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो कोरल की फॉर्मेशन थी ये भी आप बता सकते हैं। इसमें नमक का जमाव, सॉल्ट डिपोजिशन जो उस काल में हुआ है, जहां जहां पर ग्लेशियर आया था उस समय में, जिस जोन में ग्लेशियर आया था उसके भी डिमार्केशन मिलते हैं अभी एक साथ कि ग्लेशियर पर्टिकुलर उसी काल में क्यों आया। दूसरे मैप पर आते हैं। सिर्फ मैप देखिएगा, जो लिखा हुआ वो दिखाई नहीं देगा आपको, बट मैप देखिएगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि आप 250 मिलियन ईयर पहले आप अगर देखें तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बताया गया। देखिए इस मैप में, इस नक्शे पर अगर आप देखें तो अटलांटिक और वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और उस समय में ग्लोबल ओशन जो था उसको पेंथालासा बोलते थे, ना ही पैसिफिक भी नहीं दिख रहा। हालांकि आज आप बोल सकते हैं कि जो पुराना पेंथालासा था, ये पुराना पेंथालासा आज का कौन सा महासागर है? आज का पैसिफिक ओशन है, ये आप बोल सकते हैं। ये बात कर रहे हैं 250 मिलियन ईयर पहले। 1 मिलियन ईयर में 10 लाख साल होता है। 1 मिलियन ईयर में 10 लाख साल होता है, तो 250 मिलियन ईयर का आप निकाल लीजिए।
कि उतना साल पहले द लैंड मास ऑफ द अर्थ वेयर क्लस्टर्ड इनटू वन सुपर कॉन्टिनेंट दैट वाज कॉल्ड पेंजिया, और मिलियंस ऑफ ईयर जब चला गया तो पेंजिया टूट गया, और टूटने के बाद ये एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने लगा। पहले तो दूर हो गया और फिर अलग अलग मूवमेंट हुआ। 200 मिलियन ईयर पहले, ये मैप जो है 200 मिलियन ईयर पहले कॉन्टिनेंट्स कैसा था, ये 250 मिलियन ईयर और 50 मिलियन ईयर के बाद जब 200 मिलियन ईयर हुआ पहले, तो इसकी स्थिति आप देख लीजिए। 50 मिलियन ईयर की डिफरेंस के बाद में इस मैप और इस मैप में आप अंदाजा लगाइए, बीच में यहाँ पर एक महासागर तैयार हो रहा है जिसको तेथिज महासागर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हिमालय यहीं पर बना, इस ये बीच वाला पोर्शन, और ये यहाँ से होते हुए बीच में आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो भूमध्य सागर देखिए यहाँ पर बन गया और इधर निकल गया। ये बीच में अटलांटिक तैयार हो रहा है और ये इस साइड में चला गया। आज तो हालांकि दोनों ज्वाइंट हो गया तो पैसिफिक एकदम अलग हो गया। तो पैसिफिक ओशन मतलब पुराना पैंथालासा से बीचों बीच एक नया महासागर डेवलप हो गया जिसका नाम था तेथिज महासागर। तो ये बताता है कि ब्रेकअप होने के बाद पेंजिया तो टूट गया और एक रिफ्ट तैयार हो गया। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, बीच में टूट जाना। एक लैंड मास है, ये जब टूटा तो बीच में ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर, ये यहाँ पर इस ग्राफिक में दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो 145 मिलियन ईयर पहले, जिसको जुरेसिक काल बोलते हैं, आपने डायनासोर्स का नाम सुना होगा। इसी समय में सबसे ज्यादा डायनासोर्स पृथ्वी पर आ गए जुरेसिक काल में। पिक्चर का नाम जुरेसिक पार्क रखा गया था जो डायनासोर्स पर बना था। तो इसमें क्या हुआ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग शुरू हुआ, मतलब चट्टानें टूटने लगी और समुद्र का तल भी टूटने लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए कंप्लीटली टूटना शुरू हो चुका है। ये भी क्लियर कट, यहाँ पर एक फ्रैक्चर दिख रहा है, देखिए टूटा हुआ, ये जमीन पूरी टूट गई। यहाँ पर देखिए ये अमेरिका जो है, जो पहले अफ्रीका के साथ था, इस नक्शे पर अगर देखें आप और इस पर देखिए तो अमेरिका ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए नॉर्थ की ओर जाना अमेरिका शुरू हो गया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग शुरू हो गया और साउथ अमेरिका भी इसी काल में, जुरासिक काल में साउथ अमेरिका भी अफ्रीका से टूटा है। इसके बाद अगर आप तीसरा मैप देखें जो आपको बता रहे थे कि 65 मिलियन ईयर पहले वाला, ये 65 मिलियन ईयर पहले, और उस समय हिमालय बनने की शुरुआत होती है। यहाँ पर क्लियर कट एक सही तेथिज, देखिए ये वाला तेथिज दिख रहा है, तेथिज महासागर, कि तेथिज महासागर जो है यहाँ पर देखें इस जगह में, तो तेथिज महासागर आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरा अटलांटिक महासागर बन गया। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है अटलांटिक महासागर बनकर के तैयार हो गया। ये 65 मिलियन ईयर पहले की बात है और ये आज जो वर्तमान, इसके बाद ये जो एट प्रेजेंट चल रहा है। हो सकता है देखिए अब करोड़ों साल के बाद क्या होगा, अगर क्वांटिटेटिव सिद्धांत को समझेंगे तो आज से, जैसे ये तो 1-2 दिन में नहीं होता है कि रात में सुबह सो करके उठे चेंज हो गया, समय लगता है। तो आज से करोड़ों साल के बाद क्या हो सकता है, धीरे धीरे जिस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा कि जो अभी आप इधर से धीरे धीरे ये सिंगल महासागर बचेगा, ये वाला, ये अटलांटिक महासागर बच जाएगा और ये पोर्शन उधर चला जाएगा, ऐसे ये आगे की ओर जाएगा। और जाने के बाद उस पीछे तरफ से इंडिया और चाइना जाकर के, अभी जिसके साथ इतना लड़ाई है चाइना का, अमेरिका, भारत अपोजिट साइड जाकर के अमेरिका को ज्वाइन कर देगा। देखिए आने वाले करोड़ों साल के बाद, जब ये बाद में देखेंगे, मतलब आज के
आज से सोचिए कि 10-20 करोड़ साल के बाद जिस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा पोर्शन बशर्ते कि कोई नई रिफ्टिंग शुरू नहीं हो, तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के चलते बार बार चीजें चेंज हो जाती, मूवमेंट बदल जाता है। तो मूवमेंट बदल जाएगा तो जो जहां जा रहा है उसी और में जाएगा। फिलहाल ये मूवमेंट चल रहा है कि ये लैंड मास ये इधर सड़क रहा है, इस साइड उधर ड्रिफ्टिंग हो रही है और इसका इधर हो रहा है ऐसे। तो धीरे धीरे अटलांटिक महासागर बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और अपोजिट साइड में प्रशांत महासागर समाप्त हो जाएगा, और उस साइड में ज्वालामुखी की जो क्रियाएं लगातार चलती हैं, वो क्या होगा कि इधर से जाकर के इंडिया उधर ज्वाइन करेगा। तो उस वक्त अगर आप देखें तो उस वक्त में इस पोर्शन पर माउंटेन बन जाएगा, लेकिन जब वहां टकराने का नौबत आएगा, जब आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, तो आप समझ पाएंगे कि हिमालय रहा हो या रॉकी रहा हो, ये सारे पर्वत बने कैसे। तो पहले इस पर आ जाते हैं कि उसने रॉक को बता दिए कि रॉक के लिए उसने क्या एविडेंस दिया, फॉसिल्स के बारे में आपने पढ़ लिया, और जो भी कॉन्टिनेंट उसके किनारे में माउंटेन बन रहे ये भी उन्होंने बताया कि जहां जहां पर भी माउंटेन आज का, इससे पता चलता है कि दो प्लेट आपस में टकराए हो। मैंने उस समय में वो नहीं बोले, लेकिन आज ये प्लेट टेक्टोनिक में पता चलता है कि जितने भी माउंटेन है बाउंड्री पर क्यों है। तीसरा कि जो डिपोजिशन है कोयला का, जैसे कोल डिपोजिशन, वो एक ही समय का कोयला सारे स्थान पर क्यों पाया जा रहा है, ये भी बताया वेगनर ने। पैलियोमैग्नेटिज्म, इसको हालांकि वो क्लियर कट नहीं बता पाए, प्लेट टेक्टोनिक ने ये दो चीज को प्लेट टेक्टोनिक ने क्लियर कट समझाया। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक तो आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ समझते हैं, और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से 11 डिग्री ईस्ट में है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बोल रहा है कि जब कभी भी ये 0 डिग्री हो गया, ये आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल पढ़ते आए, इससे 11 डिग्री की एक्सिस पर मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जब आप कोई भी लोहा, ये पेंडुलम, कोई चुंबक, जब आप चुंबक को हवा में उसको घुमा देते हैं, तो उसकी जो लास्ट पोजीशन आती है वह मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पर आकर के वो रुक जाएगा। इससे निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ किधर है। समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ को लेकर के चलते हैं, वहां से 11 डिग्री वेस्ट की ओर जाते हैं, तो उनको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पता चल जाता है कि भौगोलिक नॉर्थ किधर है। हालांकि ये मेंस की टॉपिक नहीं है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बट आपको बिना जाने आप उसको नहीं जान सकते। अब देखिए इसमें इस नक्शे से उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर पहले कॉन्टिनेंट मान लीजिए इस जगह पर था, और यहाँ से इसमें बोला जा रहा है कि टूट करके बाद में ये अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ऐसे बता दिया गया। लेकिन मैग्मा तो फट रहा था उस समय भी, ज्वालामुखी की क्रियाएं हो ही रही थी। तो ज्वालामुखी और मैग्मा जो फट रहा था, ये बोल रहा है कि जहां जहां पर समुद्र में ज्वालामुखी फटा होगा, मैग्मा ऊपर आया होगा, तो फिर ठंडा हुआ होगा। और अगर वहां चट्टान बना, कोई भी चट्टान बना, तो उस चट्टान में जब जब आयरन बना होगा, लोहा, तो वो लोहा बनते समय जैसे उसके अंदर जब ग्रेन्स बन रहा होगा, तो लोहा जब सेटल हुआ होगा
तो चुंबक के चलते वो हमेशा नॉर्थ साउथ में हुआ, चुंबक के चलते। तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म ये बोलता है कि अगर हम पेंजिया के काल से लेकर आज तक समुद्र में लोहे का पता लगा लें, कहां कहां पर डिपोजिशन है, तो लोहा का डायरेक्शन से हमको ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्टिनेंट किस रास्ते से गया है। तो उसको पोलर वैंडरिंग कर्व बोला जाए। वो पोलर वैंडरिंग कर्व है कि उसका रास्ता कौन सा था, किस रूट से गया होगा, ये तो समझ ही सकते हैं। उस रूट के आधार पर आगे आने वाले समय में प्लेट टेक्टोनिक ने क्या किया कि पूरा वर्णन किया इसको कि ये पेंजिया था, यहां से टूटने के बाद पेंजिया का डायरेक्शन चेंज हुआ, वो किसी और रास्ते में चला गया, वो दूसरे रास्ते में चला गया, और इसका एक कर्व बना करके उसका रूट चार्ट, कॉन्टिनेंट्स के रूट चार्ट को बताने के लिए पैलियोमैग्नेटिज्म का सहारा लिया जाता है। और पैलियोमैग्नेटिज्म ये बताता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट थे, ये सारे कॉन्टिनेंट और महासागर का रूट अलग अलग रहा जाने का, खास करके कॉन्टिनेंट का, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो वो पूरा चुंबक उसका नाम ही पड़ गया पैलियोमैग्नेटिज्म। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपको अलग अलग मैप पर जो बता रहे थे, एक बार फिर से आप देखिए इसको। ये फॉसिल्स वाला सपोर्ट है। आप एग्जाम हॉल में जब लिखेंगे तो कोशिश जरूर कीजिएगा, ज्योग्राफी में नंबर तभी आता है जब आप मैप बनाते हैं, क्योंकि इसमें लिखने से ज्यादा मैप की जरूरत है, टीचर को भी समझ में आता है। आप लंबा चौड़ा सिर्फ लिखते रहेंगे विदाउट मैपिंग तो आपका ज्यादा नंबर नहीं आएगा। ज्यादा का तात्पर्य 5%, 10%, 15% ज्यादा नंबर आपको अन्य कैंडिडेट से आगे बढ़ा देता है। तो ये मैप को आप जरूर से बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ताकि आप आसानी से परीक्षा में ड्रॉ कर सकें। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम अलग अलग मैप का आपको बता रहे हैं, इसका लेना है। ये मैप को लेंगे तो फायदा आएगा आपका। थोड़ी सी इसको डाउन कर देते हैं ताकि आप पूरा ले पाए इस पिक्चर को। इसके बाद आप इस नक्शे को देखें, इसमें भी अलग अलग मैप का, आपको इतना पशु पक्षी का फोटो नहीं बनाना है एग्जाम में, बट आप एक आइडिया के लिए एक मैप, हम आपको 3-4 मैप अलग अलग बता रहे हैं, बट आप एक मैप रखिएगा परीक्षा में, जहां जरूरत महसूस हो वहां पर करेंगे, सफिशिएंट होता है। और ये देखिए किस वर्ष कहां पर कैसा दिख रहा था गोंडवाना, पेंजिया और आज का पृथ्वी, तो आप बहुत क्लियर यहाँ पर देखिए समझ पाएंगे। इस पिक्चर को देखिए, आज का एग्जैक्ट है, और यहाँ पर अब देखिए इसके साथ में आप इसको मैचिंग कीजिए, इसके साथ इसको देखिएगा, तब समझ में आएगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे हुआ। पेंजिया से ये लोकेशन था, यहाँ पे देखिए कोई दूसरा महासागर नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ प्रशांत महासागर जिसको आज बोलते हैं, उस समय में पेंथालासा था, सिर्फ वही नजर आ रहे। इसी प्रकार से 150 मिलियन ईयर पहले देखिए गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हो गया, अंगारा लैंड का फॉर्मेशन हो गया। फिर यहाँ पर 100 मिलियन ईयर पहले ऐसा बना, और ये आज, और इसी चीज को बताने का हम कोशिश कर रहे थे आपको कि ये वाला इस शेप में अटलांटिक महासागर के नीचे मैग्मा प्रतिदिन आ रहा है, इसको तोड़ रहा है, और ये चीजें इधर पुश कर रहा है। तो धीरे धीरे
ये इधर की ओर जा रहा है, ये पूरा एशिया और ये पूरा अफ्रीका और ये इंडिया, ये उधर जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका इधर जा रहा है, साउथ अमेरिका इधर जा रहा है। तो भविष्य में क्या होगा, और ये नीचे की ओर ही जा रहा है अंटार्कटिका। तो इन फ्यूचर क्या होगा कि ये इलाका पीछे तरफ से जाकर के ये पोर्शन इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आप देखिए इंडिया कैलिफोर्निया के पास चला जाएगा। आप उस समय में बोल सकते हैं कि आप अमेरिका में रहते हैं, मतलब आज से करोड़ों साल के बाद। तो आज के लिए इतना ही बताते हैं आप लोगों को। इसके बाद अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ तक समझ में अभी कुछ पूछना है आज वाली क्लास में तो आप पूछिए। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं क्वेश्चन आप पूछें अभी। आज वाली क्लास का क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। टिलाइट एक ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है रीमा। और ये क्या होता है कि जब हिमनद एक ही क्षेत्र में आते हैं, जो गोंडवाना काल में भी हुआ था, तो वो अपने साथ बड़े बड़े बॉल्डर से लेकर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो भी रास्ते में आता है, ग्लेशियर सारी चीजों को लेकर के चलता है। तो सारी चीजों को लेकर के जब चलता है और कहीं पर सोचिए ऐसा कंडीशन आता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे ग्लेशियर यहां से चलना शुरू हुआ और लाखों साल के बाद जब इधर पहुंचा तो जलवायु चेंज हो गया। तो जलवायु गर्म आ गया तो ग्लेशियर क्या हुआ, मेल्ट हो गया। तो ये ग्लेशियो फ्लूवियल कंडीशन आएगा जिसमें हिमनद से नदी बन जाएगा। तो उसके साथ जो दुनिया भर का मटेरियल लेके वो चल रहा था, जिसमें बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारा पदार्थ एक जगह पर जमा होकर के एक चट्टान का निर्माण कर देगा और इसी चट्टान को टिलाइट बोलते हैं। टिलाइट कहीं पर अगर मिलता है तो इससे यह अनुमान लगा लिया जाता है कि किसी जमाने में यहां पर हिमनद आया था, ग्लेशियल एज आया था, तो उसको बोला जाता है। और क्या पूछ रहे थे श्रीकांत जी, हम नहीं देख पाए क्वेश्चन, फिर से बताएं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बाद में भी एक बार वीडियो को अच्छा से देख लेंगे। इसका पिक्चर बनाना पड़ेगा, अगर आप लोग बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। पैलियोमैग्नेटिज्म रवीश कुमार जी ये बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक के साथ फिर से एक बार पैलियोमैग्नेटिज्म का। हाँ, इसका नोट्स मिलेगा जरूर से, थोड़ा सा लेकिन हमको वक्त देना होगा। मतलब जब लोग नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज करने लगते हैं तो हम लोग बेहतर नहीं दे पाते। जैसे आप जानते हैं कि आप अपने अंदर प्रतिदिन एक चेंजिंग लाते हैं, चैट कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट तो हुआ तभी तो आपका मैसेज आया अमित जी। तो हम जैसा बता रहे थे कि आप लोग अपने अंदर एक नया रोज सोचते हैं कि और अच्छा हम दिखें, उसी प्रकार से नोट्स को प्रतिदिन बेहतर किया जाता है। तो कम से कम हर साल हम लोग उसको चेंज कर देते हैं नोट्स को। हाँ, कर देंगे आदर्श कुमार जी। अलग अलग वैज्ञानिकों का जो कंसेप्ट है वो ये सारे मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। आज के क्वेश्चंस को टॉपिक से कैसा क्वेश्चन भेजिए बनाएंगे। आज का टॉपिक ये रहेगा
आज के क्लास से ये रहेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है और इसके कौन कौन से इनके दोष हैं। अपने सपोर्ट में वैगनर ने कौन कौन सा मतलब क्या उसको बोलते हैं एग्जाम्पल दिया, वो बताना है। आप लोग का में लेट होता है लाइव, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और भी देखे थे क्या कुछ क्वेश्चन था, नहीं देख पाए सारे लोगों का एक साथ इतना क्वेश्चन एविडेंस। और अर्थ का फॉर्मेशन बता देंगे, शॉर्ट नोट्स में ही वो आता है, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसलिए इसको पहले बताए। एक ही टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का। जेरेसिक काल में जो रेप्टाइल्स आए थे उसमें खास करके डायनासोर, जो उन्होंने पूछा वो नष्ट क्यों हो गए। डायनासोर्स जब जेरेसिक काल में, जो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जब पृथ्वी टूटना शुरू हुआ, देखिए नोट्स में जो डायग्राम, एक चीज हम बता रहे, दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है। मेन पॉइंट्स को क्लास में लिखवा है, बहुत टाइम नहीं लग जाएगा।